नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए हुए हैं। यहां पर सीएम धामी नॉर्थ 24 परगना के हिंगलगंज में परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंगलगंज से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करते हुए जनसभा और रोड शो किया। बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। धामी ने कहा कि बंगाल में युवाओं को कर्मवीर की जगह भत्तावीर बनाया जा रहा है और राज्य कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। उन्होंने कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर को भी साथ में उठाया। साथ ही उत्तराखंड में लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड, धर्मांतरण कानून और अवैध मदरसों पर कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि धामी मॉडल सुशासन और निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक बनकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। परिवर्तन होने वाला है। यहाँ पर कमल फूल की सरकार आप सब लोग बनाने वाले हो। ये कोई साधारण जनसैलाब नहीं है। ये अन्याय के खिलाफ जनसैलाब एकत्र हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसैलाब आया है। ये तुष्टीकरण, ये भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था के विरुद्ध उठी जनता की जागृत चेतना है। ये भीड़ नहीं है, ये परिवर्तन का प्रचंड संकल्प है। ये उमड़ा हुआ सागर तृणमूल कांग्रेस के अत्याचारी भ्रष्ट शासन के विरुद्ध जनता के बरसों से दबे हुए आक्रोश, पीड़ा और असंतोष का विस्फोट है। आज हिंगलगंज की धरती से उठ रही ये आवाज स्पष्ट संदेश दे रही है कि अब अन्याय नहीं चलेगा, अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा और अब पश्चिम बदलाव बदलेगा, पूरा राज्य बदलेगा। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने आंगनबाड़ी के सामान को लेकर रुड़की सेंट्रल गोदाम का औचक निरीक्षण किया तो कई खामियां इसमें पाई गई। राज्य के आंगनबाड़ी सेंटर्स तक पहुंच रहे इन राशन की क्वालिटी इतनी खराब पाई गई कि डीएम ने डिस्पैच हो रहे राशन की तुरंत सैंपलिंग के निर्देश जारी किए। रुड़की के इसी सेंट्रल गोदाम से गढ़वाल और कुमाऊं में सप्लाई होती है। जांच में खजूर और केले के चिप्स के पैकेट्स पर मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी तारीख संदिग्ध पाई गई, जबकि कई पैकेटों पर तारीख लिखी ही नहीं थी। पैकेटों पर छपी तारीख की जगह पर स्टैंप लगी हुई मिली है। गोदाम का संचालन मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया और वहां पर तापमान बनाए रखने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। जांच में ये भी सामने आया कि दिसंबर जनवरी के अंडे और अन्य खाद्य सामग्री मार्च में वितरित की जा रही थी। रजिस्टर अद्यतन नहीं मिले हैं और सामग्री आपूर्ति करने वाले द्वारा जारी क्वालिटी को सर्टिफिकेट भी उपलब्ध यहां पर नहीं किए गए थे। देहरादून के नेहरू कॉलोनी इलाके में दहेज हत्या का एक मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष द्वारा लगातार 50 लाख रुपए और प्लॉट की मांग की जा रही थी। रुद्रप्रयाग निवासी सलमान आसिफ ने पुलिस से शिकायत की। उनकी बहन कहकशा का निकाह देहरादून के शहबाज आलम के साथ बीते साल हुआ था। शादी के बाद से ही कहकशा को प्रताड़ित किया जा रहा है। आरोप यह है कि 3 मार्च की रात कहकशा ने अपने भाई को फोन किया और बताया उसके ससुराल के लोग गुस्से में हैं और 50 लाख रुपए लाने का दबाव बना रहे हैं। आरोप यह है कि इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी शहबाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही मृतक कहकशा को जो मृतक है कहकशा, उसका बिस्तरा प्रिजर्व करने के लिए भेजा जा रहा है। जो डाउरी डेथ है हमारा धारा 82 बीएनएस के तहत इसमें एफआईआर पंजीकृत किया गया है। उसमें उनके पति को और उनके जो सास ससुर हैं और देवर वगैरह हैं उनको नामजद किया गया है। पुलिस ने उनके जो हस्बैंड है शहबाज आलम, उनको हिरासत में ले लिया और उनसे इस संबंध में जानकारी की जा रही है। मृतका का जो है वो पंचायत में भर दिया गया है और बॉडी का पीएम करवाने के उपरांत उनके परिजनों के सुपुर्द इसमें कर दिया। देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी इलाके में नीरजा ग्रीन वेडिंग पॉइंट में होली कार्यक्रम के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान कुछ युवकों ने हुड़दंग किया, जिसके बाद मामला बढ़ गया। आरोप यह है कि हुड़दंग कर रहे युवकों ने 2 युवकों के सिर पर कांच की बोतल तोड़ दी और वहां पर मौजूद युवतियों के साथ अभद्रता भी की गई। वहीं घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीड़ित की शिकायत के आधार पर थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों सहित 3 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
देश के जाने माने यूट्यूबर अनुराग डोभाल, जिन्हें UK07 राइडर के नाम से जाना जाता है, अपने हाल ही के वीडियो के चलते वो काफी सुर्खियों में हैं। अपने पारिवारिक विवाद को लेकर उन्होंने तकरीबन 2 घंटे का इमोशनल वीडियो पोस्ट किया और यूट्यूब छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मई 2015 में अपनी शादी के बाद से परिवार की तरफ से उन्हें परेशान किया गया, जिसकी वजह से वो मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके ही माता पिता ने मेरा टॉर्चर किया और कहा कि ना हम खुश रहेंगे ना तुम्हें खुश रहने देंगे। अनुराग डोभाल बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं। 2018 में वो मोटो व्लॉग्स से अपने करोड़ों फॉलोअर्स बना चुके हैं, लेकिन अब वो यूट्यूब छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसके पीछे फैमिली विवाद को वो वजह बता रहे हैं। शादी से सब कुछ अच्छा चला था, सब कुछ। क्या हुआ नहीं पता मेरे को। शादी से 5-6 दिन पहले डिसाइड की नहीं भाई, अब हम तेरी शादी में नहीं आएंगे और हमें इस शादी से खुश नहीं है। कार्ड्स बच चुके थे, सब कुछ जा चुका था। एंड आई वाज रियली हैप्पी फॉर द मैरिज। मैंने पूरी शादी अकेले करी है, अकेले। मेरे को नहीं पता था भाई कैसे करना है, क्या करना है, बट अब मैंने वो अकेले करी। मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद ये मुझे मरने देते हैं नहीं देते हैं, बट मैं वैसे भी मर जाऊंगा। एंड आई गेस दिस इज गोना बी माई लास्ट वीडियो। मैं अब तक नहीं पोस्ट कर पा रहा था हिम्मत, क्योंकि मुझे लगता था सब कुछ हो जाएगा, बट मैं पोस्ट कर देता हूं क्योंकि इसके बाद मैं शायद गायब हो जाऊंगा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में केदारनाथ की रूप छड़ी यानी कि संगोल बिना रावल की मौजूदगी के BKTC के कर्मचारी गाड़ी में ले गए। मामले को कई दिन बीत गए हैं, लेकिन BKTC के पास कोई जवाब नहीं है। आखिर कैसे संगोल केदारनाथ से बाहर चली गई, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में बद्री केदार मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय थपलियाल की एक तरफ से जारी की गई इस चिट्ठी के बाद विवाद गहरा गया है। लेटर में BKTC के बकायदा 10 सदस्यों के नाम हैं, जिसे केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग द्वारा नांदेड़ में हुए पट्टाभिषेक रजत महोत्सव की शोभा यात्रा के लिए संगोल भेजने की परमिशन दी गई है। दरअसल रूप छड़ी और मंदिर की अन्य कीमती धातुओं को मंदिर के डबल लॉकर में रखा जाता है, जिसे कपाट खुलने और बंद करने के अलावा मंदिर के पूजा अनुष्ठानों के समय ही निकाला जाता है। यहाँ तक कि ये सब रावल की मौजूदगी में ही संभव होता है। जानकार बताते हैं कि इसे केदारनाथ या ओंकारेश्वर के अलावा कहीं नहीं ले जाया जा सकता। संगोल हमेशा रावल की मौजूदगी में सांस चलता है, लेकिन कैसे संगोल महाराष्ट्र ले जाया गया, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। इन्होंने वर्तमान जो समिति है, उस समिति ने इस रूप छड़ी को वहाँ जो जिस खजाने में जमा रहती है, वहाँ से बकायदा एक कागजी कार्रवाई के अनुसार उसको निकलवाया और रावल के सुपुर्द करके उसको जो है ये दक्षिण में वहाँ अपने रावल अपने उसमें लेकर के गए। और वहाँ जा करके जो नया केदारनाथ जी की डोली के साथ केदारनाथ जी जाती है और उसके साथ ही वो ओंकारेश्वर मंदिर में आती है। किंतु ये डोली ऐसी भी है कि इस डोली को ना तो वाहन में लेकर के जाया जा सकता है, इसको केवल पैदल मार्ग से ही लेकर के जाया जा सकता है। और इन्होंने तो ये सारी परंपराएं ध्वस्त करने का काम कर दिया है। अब हैरानी की बात यह है कि BKTC के अध्यक्ष को भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी से जब स्पष्टीकरण मांगा गया, कैसे एक निजी कार्यक्रम में रूप छड़ी भेज दी गई। वहीं धर्मस्व मंत्री मानते हैं कि रूप छड़ी यानी कि संगोल को बिना रावल के कहीं नहीं ले जाया जा सकता। उस चीज की हम जांच कर रहे हैं, उस चीज के बारे में पूरा विश्लेषण हो रहा है, जांच कर रहे हैं और निश्चित रूप में हमारे जो अध्यक्ष जी हैं टेम्पल कमेटी के, वो उसमें करेंगे। उसमें संगोल केदार का प्रतिनिधित्व है, यानी संगोल के दर्शन करना केदारनाथ के दर्शन के बराबर माना जाता है। कपाट खुलने के दिन संगोल डोली के साथ पैदल चलता है और लिंगायत समुदाय के लोग ही इसमें पंचाचार्य पुरोहित होते हैं। संगोल शुद्धि और मोक्ष का सर्वोच्च केंद्र माना जाता है। वहीं इस पूरे मामले में न्यूज़ 18 ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी से भी पक्ष जानना चाहा, लेकिन उन्होंने शहर में ना होने का हवाला दिया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने बीजेपी पर हमला बोला। मंत्रिमंडल विस्तार न होने के चलते यशपाल ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार न होना कई सवाल यहां पर खड़े करता है और मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से कामकाज भी प्रभावित होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। यशपाल आर्या ने कहा बीजेपी के अंदर गुटबाजी काफी ज्यादा हावी हो चुकी है। इसके अलावा सरकार संगठन के बीच तालमेल की भारी कमी नजर आ रही है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। इसके अलावा इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ सकता है, ये भी उनका कहना रहा। और जो सवाल भाजपा के वरिष्ठ नेता विधायक कर रहे हैं, भाजपा सरकार से सवाल कर रहे हैं, तो वही सवाल हम भी उनसे पूछना चाहते थे। इसका मायने यह है कि सरकार अपना नियंत्रण खो चुकी है और पार्टी और संगठन और सरकार में भी तालमेल नहीं है। इस बात का संकेत आने वाले चुनाव में दिखाई भी देगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने, मदरसा बोर्ड समाप्त करने जैसे फैसलों से राष्ट्रीय स्तर पर सियासत की सुर्खियों में रहे उत्तराखंड में अब सत्ता की हैट्रिक को लेकर बीजेपी बेहद गंभीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां अपने दौरों की रफ्तार बढ़ा दी है, वहीं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व भी उत्तराखंड पर फोकस बढ़ा चुके हैं। पहले पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा और अब 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड में आना यही संकेत देता है। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, लेकिन बीजेपी में दिल्ली से लेकर देहरादून तक अभी से हलचल तेज हो गई है। 14 फरवरी को जेपी नड्डा ने उत्तराखंड का दौरा कर पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग ली थी। इस मीटिंग में संगठन की स्थिति, सरकार के कामकाज और आगामी चुनावों को लेकर विस्तृत मंथन किया गया। अब पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार पहुँच रहे हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद वे पार्टी की एक अहम मीटिंग करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। ऐसे में शाह का ये दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि संगठनात्मक और चुनावी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और मैं कह सकता हूँ उनके द्वारा जो भी चुनाव में रणनीति के मंत्र दिए जाते हैं, वो मंत्र हर राज्य के अंदर फॉलो किए जाते हैं और वो मंत्र ही जीत के आधार होते हैं। उनको चुनाव का बहुत एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि भारत के लोकतांत्रिक चुनावी पद्धति के वो मास्टरमाइंड है। तो वो जिस बात को भी हमारे मध्य में रखेंगे, हम उसको बहुत प्लानिंग के साथ उसको धरातल उतारेंगे और क्योंकि अब हैट्रिक बनाना हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह करीब 1 घंटे तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ मंथन करेंगे। इस मीटिंग में संगठन की मजबूती, बूथ मैनेजमेंट, विपक्ष की भूमिका, सरकार के कामकाज की राजनीतिक प्रस्तुति और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तय किए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद बीजेपी औपचारिक तौर पर चुनावी मोड में आ सकती है। बीजेपी का टारगेट इस बार ये रहेगा कि जो सीटें हमारे पास नहीं हैं, अभी जहां जहां हम विधानसभा की सीटों पर नहीं हैं, उन सीट्स पर, उन विधानसभाओं में क्या मुद्दे हैं, वहां पर विधायक लोग कितना विकास कर पाए हैं और वहां पर हम कैसे अपनी सीटें लेकर आए, ये हमारे लिए एक बहुत ही प्रमुख बात रहेगी। जानकारों की माने तो गुजरात और उत्तराखंड 2 ऐसे राज्य रहे हैं जिन्हें बीजेपी की राजनीतिक प्रयोगशाला माना जाता है। खासकर जनसंघ के जमाने से उठती आई यूसीसी लागू करने जैसी मांग को धरातल पर लागू करने जैसे अपने फैसले के कारण उत्तराखंड पिछले कुछ समय में देश भर में सुर्खियों में बना रहा है। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उत्तराखंड में सत्ता की हैट्रिक की है और इसके लिए खुद बीजेपी के सियासी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मैदान में है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर नियोजन विभाग ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 का आर्थिक सर्वेक्षण किया। प्रति व्यक्ति आय में जबरदस्त ग्रोथ हुई है। 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय 1,94,000 था, जो कि 2025-26 में बढ़कर 2,73,000 हो गया है। पिछले 4 साल में स्टार्टअप की संख्या बढ़ गई है। 2017 में एक भी स्टार्टअप नहीं था, जबकि 2022 में 702
स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए और 2025-26 में बढ़कर 1750 हो गए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, गरीबी का हमारा जो इंडेक्स है, जो भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड इंडेक्स है, उसमें 2022 में हम 9.7 में थे, अब वो घट करके 6.92 में पहुंच गए हैं। 6.92 मतलब गरीबी में गिरावट आई है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये एक तरफ से आपका रोजगार की स्थिति को दर्शाता है। ये 60.1 में थे हम लोग 2022 में, अब हम 64.4 में हैं। उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर पर भारत के सहयोग से कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, लेकिन इनमें ज्यादातर प्रोजेक्ट सालों से अधर में लटके हुए हैं। ये प्रोजेक्ट नेपाल के आम चुनावों में भी इस बार बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं। ऐसे में अगर ये प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में रफ्तार पकड़ते हैं तो तय है कि दोनों मुल्कों को खासा फायदा होगा। देखिए, नेपाल का उत्तराखंड से 275 किलोमीटर का बॉर्डर सटा है। इस बॉर्डर इलाके में आज भी दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसे में बॉर्डर पर रहने वाले उन परियोजनाओं के परवान चढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं जिनके पूरा होने से उन्हें फायदा हो सकता है। नेपाल के आम चुनावों में भी इन प्रोजेक्ट की गूंज सुनाई दी। तकरीबन सभी नेपाली राजनीतिक दल भारत के सहयोग से बनने वाले प्रोजेक्ट को चुनावी मुद्दा बनाए हुए हैं। ऐसे में लोगों की उम्मीदें भी परवान चढ़ी हैं। यहाँ के लोग जो है वहाँ इंडिया में जा सकते हैं, हाँ, और सामान के लिए भी जो है, जैसे भाड़ा ही है, सामान के उसमें भाड़े में बचत होगी तो कुछ सस्ता मिलेगा सामान, हाँ, उपभोक्ताओं को जो है हल्का पड़ेगा। जो हमारा ब्रह्मदेव कंचनपुर से जो दोधारा चांदनी में ड्राई पोर्ट बन रहा है, ड्राई पोर्ट से तिंकर तक, चाइना के बॉर्डर तक का जो ये महाकाली कॉरिडोर है, महाकाली कॉरिडोर भी इन लोगों की इनका एजेंडा में है। अभी मतलब हम ये महाकाली कॉरिडोर बनाएंगे, झूलाघाट में पुल बनाएंगे। पिथौरागढ़ के झूलाघाट में दशकों से मोटर पुल प्रस्तावित है। इस पुल के बनने से भारत और नेपाल के बीच व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। यही नहीं, पुल बनने से नेपाली कारोबारियों को सामान लाने के लिए बहुत कम दूरी तय करनी पड़ेगी। पंचेश्वर बांध का मुद्दा भी दोनों मुल्कों की सहमति नहीं होने से लटका हुआ है। बनबसा से तिंकर तक प्रस्तावित महाकाली कॉरिडोर भी चुनावी मुद्दों में छाया रहा। बनबसा में दोनों मुल्कों के बीच 500 करोड़ की लागत से लैंड पोर्ट बन रहा है। इस लैंड पोर्ट के बनने से व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ ही आवाजाही भी आसान हो जाएगी। नेपाल से जो ग्राहकों की, जो झूलाघाट की तरफ को जो ग्राहकों की कमी हुई है और वहाँ से लोगों का आना जाना कम हुआ है, वो निश्चित तौर पर बढ़ेगा और यहाँ का व्यापार, जो एक व्यापारिक मंडी झूलाघाट पिथौरागढ़ के जनपद के अंदर में शान हुआ करती थी, वो एक बार फिर रौनक लौटेगी। बॉर्डर पर पहले भी कई प्रोजेक्ट दोनों मुल्कों की सहमति से बने हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर इलाकों में चुनावी मुद्दा बने हैं, उसकी दरकार दोनों मुल्कों को है। ऐसे में नेपाल की नई सरकार अगर इन मुद्दों को लेकर संजीदा रही तो तय है कि ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में जमीन पर नजर भी आ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नेपाल के बैतडी से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरुवार को 4 दिन के कुमाऊं के दौरे पर पहुंचे। अपने 4 दिन के प्रवास के दौरान पूर्व राष्ट्रपति भीमताल, रामगढ़ और मुक्तेश्वर के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान उनका कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। गुरुवार को काठगोदाम पहुंचने पर कुमाऊं कमिश्नर और नैनीताल के डीएम और एसएसपी ने राष्ट्रपति का स्वागत किया है। रानीखेत के चौबटिया में भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास लगातार जारी है। 24 फरवरी से शुरू हुआ अभ्यास 9 मार्च तक चलेगा, जिसमें भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस के 120 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। जापान की ओर से 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट और भारत की ओर से लद्दाख स्काउट की टुकड़ी शामिल है। सैन्य अभ्यास में आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें
हेलीबॉर्न ऑपरेशन, कॉर्डन एंड सर्च, हाउस इंटरवेंशन और सर्विलांस जैसी गतिविधियों का अभ्यास किया जा रहा है। उत्तराखंड में पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब प्रदेश में भी E0 FIR लागू करने की व्यवस्था होने जा रही है। उत्तराखंड जल्दी देश का तीसरा ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर E0 FIR व्यवस्था लागू होगी। दरअसल हरिद्वार में 7 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस प्रणाली का औपचारिक रूप से शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर नए आपराधिक कानूनों और पुलिस की आधुनिक कार्यप्रणाली से जुड़ी एक विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके तहत कोई भी पीड़ित व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से भी कहीं पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। एक न्याय संहिताओं के अनुपालन के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजित करने जा रहा है, जो हरिद्वार में बैरागी कैंप में आयोजित की जा रही है। इसमें न्याय संहिताओं में जो नागरिकों को मिलने वाली विशेष सुविधाएं जो पुराने अंग्रेजों के ज़माने के कानूनों से इतर हमारे देश के जो नए न्याय संहिता बनी है उसमें जो विशेष प्रावधान है उनकी शोकेसिंग की जाएगी। पूरे देश में होली का त्योहार बुधवार को मनाया गया, लेकिन नैनीताल जिले में पुलिस ने होली का जश्न गुरुवार को मनाया। हल्द्वानी में पुलिस जवानों ने जिले के पुलिस कप्तान मंजुनाथ टीसी के साथ गुरुवार को होली खेली। इस दौरान पुलिसकर्मी जिले के कप्तान के साथ होली के गानों पर जमकर झूमते नजर आए। कानून व्यवस्था को देखना पुलिस का बड़ा काम होली के दिन होता है। हर साल की तरह होली के अगले दिन यहाँ पर पुलिस वालों ने होली खेली। पुलिस वाले जमकर होली पर नाचते थिरकते नजर आए। प्रदेश में इन दिनों जो दोपहर के समय तपती गर्मी हो रही है, उससे आने वाले दिनों में लोगों को हल्की राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 मार्च से प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एंट्री का पूर्वानुमान जताया है, जो कि 11 मार्च तक देखने को मिलेगा और इसी वजह से प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की बारिश भी हो सकती है। ऊपरी इलाकों में खासतौर पर चमोली और उत्तरकाशी के जिलों में बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। चमोली में थराली के चेपड़ों और सौगांव के जंगलों में भीषण आग लगी है, जिससे अब तक 20 हेक्टेयर से ज्यादा वन संपदा जलकर राख हो चुकी है। यह आग तेजी से चेपड़ों, खाड़ी बगड़, सौगांव, जूनीधार और गोठिंडा तक पहुंच गई है, जिससे ग्रामीणों और गौशालाओं की बस्तियों पर खतरा मंडरा रहा है। घने चीड़ के जंगलों और खड़ी चट्टानों के चलते आग की लपटें 20 से 50 फीट तक ऊंची उठ रही हैं, जिसके चलते वन विभाग और फायर डिपार्टमेंट लगातार टीम जो है इनकी वो दिक्कतों का सामना कर रही है। उत्तरकाशी की गंगा घाटी स्थित धरासू रेंज के जंगलों में भीषण आग लगातार देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिन से जंगल धधकते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे क्षेत्र की वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। गर्मी बढ़ते ही जंगलों में आग की घटनाएं तेज हो गई हैं। धरासू रेंज में एक साथ कई स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई, जिससे वन विभाग हड़कंप में आ गया है और आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं। जंगल से उठता धुआं पूरे क्षेत्र में फैल गया है। रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास मारचूला में एक मगरमच्छ का हिरण को दबोचते हुए वीडियो वायरल हुआ। मारचूला कॉर्बेट पार्क की एंट्री पॉइंट बताया जाता है और कॉर्बेट के अंदर से बहती हुई रामगंगा नदी यहां पर निकलती है। इस नदी में मगरमच्छों की अच्छी संख्या है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि नदी के बाहर एक मगरमच्छ धूप सेक रहा है। उसके आसपास 3 हिरन घूम रहे हैं। चुपचाप बैठे मगरमच्छ को एक हिरन समझ नहीं पाता और पलक झपकते ही मगरमच्छ का शिकार बन गया और उसे जबड़े में दबाकर रामगंगा नदी में ले जाया गया।